नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चुनौतियों का पहाड़, कैसे होगी यात्रा इस बार। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन सरकार के सामने चारधाम यात्रा को लेकर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल एक और कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, सरकार की टेंशन को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में व्यापारी सरकार के धामों में सीमित संख्या के फैसले का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने भी राज्य सरकार से यात्रा में सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने की मांग की है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि चुनौतियों का पहाड़, कैसे होगी यात्रा इस बार, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के कपाट 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। धामी सरकार चारधाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने का विरोध किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित, होटल और ढाबा कारोबारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बद्रीनाथ के होटल कारोबारियों ने सरकार द्वारा धामों में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को भेजे जाने के निर्णय का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने बद्रीनाथ धाम में जहां 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहराने की व्यवस्था है, वहां इस संख्या को सीमित करते हुए 18,000 कर दिया। ऐसे ही केदारनाथ में 15,000, गंगोत्री में 9,000, जबकि यमुनोत्री में 6,000 श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया है, जिससे चारधाम यात्रा से जुड़े व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। मैं भगवान बद्री विशाल जी को नमन करते हुए, मैं क्योंकि यहाँ पे होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सभी पूरा गांव यहाँ पे रोजगार से आश्रित हैं, तो हम आज से नहीं, इसको 2 महीने पहले से ही हमारे चारों धामों में जो एक संगठन बना है उसके माध्यम से हम लोग जो हैं सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हैं एक सीमित संख्या कर दी गई है। जैसे बद्रीनाथ में 18,000, केदार में 15,000, गंगोत्री और यमुनोत्री में 9,000 और 6,000 की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि धामों में इससे दुगनी व्यवस्था है। मैं अपने बद्रीनाथ की बात करता हूं तो इसमें लगभग 40,000 आदमियों की यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18,000 कर दिया है। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि कैसे लोग इस यात्रा को देखेंगे, और लोगों का 6 महीने से यही रहता है कि कब यात्रा खुलेगी, कब हम लोग अपना धंधे पानी में लगेंगे, कब अपना रोजगार हम यहाँ पे सृजन कर पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने एक ऐसा पैमाना निश्चित कर दिया गया है जिससे कि बड़ा अफसोस होता है। और हमने बार बार मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बैठक हुई है, पर्यटन सचिव से बैठक हुई है, सतपाल महाराज जी से बैठक हुई है, और एसडीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, थानाध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से, डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इस व्यवस्था को जो है ख़त्म करो। कह के पंजीकरण जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, जबकि पूरा पोर्टल बंद हो गया है, ऑफलाइन व्यवस्था शुरू करो। और अभी 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जो है जोशीमठ में आए थे, और जोशीमठ में एक डेलीगेशन हमारा होटल एसोसिएशन का, पुरोहित समाजों का और स्थानीय लोगों का गया था, तो उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है यात्रियों की सीमित संख्या जो है ख़त्म कर दो। तो उन्होंने वर्बली, मौखिक तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ये उनसे निवेदन है, विशेष निवेदन है कि आप इसका नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, और इसको जो है आप जो है पेपरों के माध्यम से और क्या नाम है सरकार के नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ये निश्चित कर दीजिए कि वास्तव में ये हो चुका है। एक तरफ जहां व्यापारी सरकार के सीमित संख्या के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले वर्ष 47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे,
और सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष पहले से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे। ऐसे में कोरोना की रोकथाम कैसे होगी, इसने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार के सामने चुनौतियां काफ़ी हैं, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि यात्रा ऐतिहासिक होगी और सभी को यात्रा के नियमों का पालन करना होगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है, सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। साथ ही विपक्ष ने धामी सरकार से यात्रा में सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने की मांग की है। जो भी चारधाम यात्रा पर आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर पाएँ। जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, वीआईपी यात्राओं के जो नियम हैं, उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आएँ तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं। यहाँ पर सभी लोग यात्री हैं। देखिए, इससे केवल हमारे कारोबारियों का नहीं, हमारे प्रदेश का प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से होता है। देश विदेश के लोग इस यात्रा में आते हैं और आस्था में आप किसी को कैसे रोक सकते हैं। एक गरीब आदमी, जब भी लाइन लगती है, क्यों लगती है, गरीब आदमी ही सबसे पीछे होता है। गरीब आदमी के हक मारे जाते हैं। जब लिस्ट बनती है इस तरीके से, प्राथमिकता गरीब आदमी को नहीं मिलती। और वो जो गरीब आदमी जो ईश्वर का असली भक्त है, उसको कैसे मौका मिलेगा ऐसे में। और सरकार को इस बात का ध्यान देना, व्यवस्थाएं करनी चाहिए। चाहे कितने भी पिलग्रिम्स आएँ, उन सब की व्यवस्था ठीक से सरकार को करना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां संख्या सीमित होने से होटल ढाबा कारोबारी परेशान हैं, उनका कहना है कि ऋण लेकर कारोबार करने वालों को काफ़ी नुकसान होगा। साथ ही कश्मीर में पर्यटन खुल जाने से यात्रियों की संख्या इस साल कम हो सकती है। तो दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि संख्या सीमित न होने से चारों धामों में जुटने वाली भीड़ से दुर्घटना का खतरा हो सकता है। भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित सुविधाओं के चलते व्यवस्था प्रभावित होगी। सीमित संख्या का भीड़ प्रबंधन करना आसान होगा और यात्री मंदिरों में सुरक्षित और सहज ढंग से दर्शन कर सकेंगे। देखना होगा आगे सरकार इस विरोध के बाद क्या अपना फैसला वापस लेगी या नहीं। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन अब जो संख्या सीमित की गई है श्रद्धालुओं की, उसको लेकर हंगामा हो रहा है। क्योंकि ज्ञापन भी सौंपा गया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस पर अगर सीमित संख्या आती है, जो 40,000 श्रद्धालु हैं बद्रीनाथ में, उनकी जो संख्या है घटाकर 18 कर दी गई है, यानी कि 18,000। तो इससे व्यवसाय में कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। तो इससे एक आक्रोश भी व्यवसायियों में देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्यवीर चौहान है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश चमोली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश बिष्ट हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद यूकेडी नेता भी जुड़ेंगे, उमेश सती हैं, तीर्थ पुरोहित हैं बद्रीनाथ धाम से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आपके पास आते हैं राजेश जी, क्योंकि विपक्ष लगातार चारधाम यात्रा को लेकर सवाल उठा रहा है, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, उनकी संख्या में जो कमी की गई है, श्रद्धालुओं की सीमित संख्या कर दी गई है। विपक्ष के सवाल बहुत हैं। क्या वजह मानते हैं इस सीमित संख्या जो की गई है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की? देखिए सोनी जी, हमारा मानना है कि उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, ये पूरा डिपेंडेंट है जी। इस पे भी अगर जो हमारी व्यवस्था है, इस पे भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल कोरोना का इफेक्ट इतना रहा कि लोगों के जो रोजमर्रा की चीजें थी, लोगों की वो सारी चीजें रुक गई थी। बड़ी मुश्किल से पिछले साल हमारी यहाँ यात्रा संपन्न हुई और जिसमें लाखों लोगों ने, लगभग 47 लाख से लेकर 50 लाख श्रद्धालु ने उत्तराखंड में यात्रा की है। तो मेरा मानना है, सरकार देखिए, सरकार अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में पिछले वर्ष से ज्यादा यात्रा
अनम्यूट करिएगा राजेश जी। मैं अनम्यूट हूँ। जी, जी। तो मेरा मानना है कि कैसे कैसे मतलब यात्रा मतलब अच्छी होगी जब राज्य में अगर सीमित संख्या हो जाएगी यात्रियों की आने की, श्रद्धालुओं की आने की, तो कैसे जो उत्तराखंड में जो हमारे तमाम लोगों ने जो होम स्टे खोल रखे हैं, जो होटल खोल रखे हैं, जहां मतलब चार धाम का मैं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड की लाइफलाइन है चार धाम। और ये यात्रा ऐसी है कि मतलब पूरे विश्व भर की यात्रा है, जहां चार धाम साक्षात भगवान बद्री केदार बद्री नारायण यहाँ पे विराजमान हो। लोगों की इच्छाएं होती है, लोगों की तमन्नाएं होती है कि हम चार धाम यात्रा करके मतलब परिवार की और राज्य की खुशहाली के लिए काम न करें। लेकिन मेरा मानना है सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले कहा कि मैं अधिकारियों को 15 दिन का समय दे रहा हूं कि यात्रा की तैयारी दुरुस्त की जाए। मेरा मानना है ये पूरे साल भर की व्यवस्था है। भाई जैसे ही कपाट बंद होते हैं अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो चाहे सड़कों की व्यवस्था आप देख लीजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, सुन लीजिए, मैं अभी जब गैरसैंण का हमारा धरना प्रदर्शन था तो आप ऋषिकेश से लेके अगर रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, ये कह रहे हैं हमने चार धाम मतलब ऑल वेदर रोड बनाई है, कम से कम 42 जगह वो पैच पड़े हुए हैं मिट्टी के ऊपर से नीचे तक, जहां जिसको सुधारने की आवश्यकता थी इस एक साल के अंदर। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे राजेश जी, आपका कहना है कि जो सरकार है वो तैयार नहीं है चार धाम यात्रा को लेकर, और इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया गया है। नहीं, सीमित मैंने बताया ना, उसका नुकसान किसको होना है? राज्य को तो होना है। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 50 लाख से अधिक संख्या उत्तराखंड में आए, लेकिन कैसे आएगी जब स्वयं तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि भाई वहां 40,000 की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी ने 18 की व्यवस्था कर दी है। ऐसी आपका जहां मतलब बद्रीनाथ जी में जहां हजारों की संख्या में लोग आ सकते थे, आपने वहां पे 15,000 कर दिया। ऐसे गंगोत्री यमुना में 9,000 6,000 आपने सीमित कर दिया। देखिए, व्यवस्थाएं बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, और मैंने शुरू में कह रहा हूं कि लाइफलाइन है। आप देखिए, पंडा पुरोहित आपसे नाराज हैं, वो स्वयं सभी तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, पिछले 1-2 महीने से प्रदर्शन चल रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम व्यापारी संगठन, बद्री केदारनाथ चारों धामों के व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है 25 अप्रैल को पूरे अगर नहीं माना जाता तो आंदोलन किया जाएगा। चलिए राजेश जी, राजेश बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। राजेश जी, आपको क्या वजह लगती है, श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी गई, ये पैमाना तय कर दिया गया? अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुन पा रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले तो आपके इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक बधाई देना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी बहुत ही कम समय में, लगभग 10 वर्षों के अंदर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और जो राष्ट्रीय पार्टियां वर्षों से हमारे देश के अंदर थी, उनमें से कई पार्टियों के नाम राष्ट्रीय स्तर तक कट गए, तो मैं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा। दूसरी, जो आज का मुख्य मुद्दा है चार धाम यात्रा। देखिए, एक बात तो तय है कि हमारे प्रदेश की सरकार 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं कर पाई। छोटे छोटे उदाहरण हम लोग लेते हैं बीते 23 वर्षों में। अगर हम नारायण तिवारी से शुरू करते हैं और अंत में अगर हम लोग ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तक जाते हैं, तो आप देखिए कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी इन्होंने देहरादून के डॉक्टरों से, देहरादून के अस्पतालों पर विश्वास नहीं जताया कि जब भी बीमार पड़े या फिर दिल्ली एम्स गए हैं या ये मेदांता जाके गुड़गांव में अपना इलाज कराते हैं, एयरलिफ्ट होकर यहाँ तक कई इनके मंत्री चंदन रामदास जी की बात कर लीजिए, प्रकाश पंत जी की बात कर लीजिए, तो इस बात से तो सिद्ध हो जाता है कि प्रदेश के लोगों को इन्होंने यहाँ पे ऐसे सरकारी अस्पतालों के भरोसे पे छोड़ दिया जहाँ पे ये खुद भी इलाज कराना पसंद नहीं करते। अभी कोविड का एक ताजा मामला ले लीजिए, हमने धाकड़ विधानसभा राजेश जी, आपके पास वापस लौटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, बद्रीनाथ धाम से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से 40,000 यहाँ की श्रद्धालु संख्या है और व्यवस्थाएं भी 40,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर थी, और इसके बावजूद भी बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या 18,000 कर दी गई। तो सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, उमेश सती जी? और ऊपर से कोरोना का टेंशन। अनम्यूट करिएगा। जी, उमेश जी, अनम्यूट करिएगा।
उन्होंने एक मीटिंग ली थी, उसमें भी हमने अपना पक्ष रखा था। उसमें भी हमने कहा था कि आप जो संख्याओं का निर्धारण करनी है बहुत ही गैर व्यवहारिक है। दूसरा, आपने जो रजिस्ट्रेशन का मामला रखा है, ये स्थानीय लोगों के लिए भी बाध्य कर दिया है, जबकि हम लोग तो लगातार आएंगे जाएंगे। हम लोग जैसे जोशीमठ में रहते हैं, बद्रीनाथ को हमारा लगातार आना जाना, कितनी बार हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता है वो स्थानीय लोगों पर लागू नहीं की जानी चाहिए, पहला। दूसरा, आपने जो 18,000, 15,000, 6,000, 9,000 का जो मानक तय किया, किस आधार पर किया, ये भी हमें समझ में नहीं आया। जबकि अभी अभी राजेश मेहता जी उद्बोधन में कहा कि बद्रीनाथ की जो व्यवस्था है वो 40,000 लोग, लगभग वहां की जो कैपेसिटी है वो 40,000 लोगों तक की है। उसमें अगर जोशीमठ जो कि यहाँ का प्रमुख केंद्र है, जोशीमठ जो कि यात्रा का प्रमुख है, यहाँ भी कम से कम 10 से 15,000 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। उसी प्रकार यमुनोत्री में, खरसाली के आसपास, वहां भी कम से कम, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ का जो कैपेसिटी लेवल है कम से 10 से 15,000 यात्री वहां पर रह सकता है। वही उन्होंने 15,000 की कैपेसिटी रखी। वहां के लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से 20 से 25,000 आदमी रह सकता है। तो किस आधार पर सरकार ने ये निर्णय लिया कि यहाँ जो ये संख्याओं का जो निर्धारण सरकार ने किया, ये किस आधार पर किया, तो अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। आप पूरे पर्यटन व्यवस्था को जो चरमरा देंगे, होगा कि यहाँ से जो पर्यटन, जो लोग आ रहे हैं, जो आपने अभ्यावत तरीके से जो आपने, इससे होगा क्या, पूरी तरह से प्रभावित होगा की जगह खुद होता है। तो हमारा कहना है सरकार से कि भाई आप ये जो आपका जो व्यावहारिक निर्णय है इसको वापस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। सत्यवीर जी, आपके पास आएंगे, क्योंकि जो तीर्थ पुरोहित हैं बद्रीनाथ धाम से, उमेश जी की बात आपने सुनी होगी। चलो, राजनीतिक पार्टियों या विपक्ष के सवालों को हम दरकिनार कर देते हैं और हम इन्हीं के बात से सवाल करते हैं आपसे कि ये गैर व्यवहारिक जो एक निर्णय लिया गया, श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया, ये गैर व्यवहारिक बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका आवागमन बार बार होता है। तो आखिर आधार क्या है? आपके चैनल के माध्यम से जय बद्री विशाल आप सभी को। और इसलिए भी मैंने जय बद्री विशाल बोला है क्योंकि कल जो गाड़ू का तेल है, कल से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक तरीके से कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से यात्रा का शुभारंभ कल से हो सकता है। और बात आप चारधाम का विषय है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अगर पहले भी सरकार जिस प्रकार से हमारी 5 वर्षों में रही है, उससे पहले भी संवेदनशील थी कि किस प्रकार से जो यात्रा, और ये मात्र यात्रा उत्तराखंड की यात्रा नहीं है, ये देश विदेश में जो रहने वाले भारतवंशी है उन लोगों की ये विशेष आस्था है और वो सब आते हैं, सबकी यात्रा है। इस यात्रा को कितना व्यवहारिक बनाया जाए, उसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बैठक 2 महीने पहले 15 फरवरी को की थी। उसमें उन्होंने तमाम विभागों को, जो यात्रा से संबंधित विभाग है, चाहे पशु विभाग हो, जिस प्रकार से पशु विभाग के लिए इस बार एक नया जो फैसला लिया गया, उसमें यह तय किया गया कि जो हर पैदल रास्ते में जहां जहां उनका रास्ता है वहां पर पशु विभाग के चिकित्सक रहेंगे और उनका लगातार वो चेकअप करते रहेंगे। और दूसरा कि उनके गर्म पानी की जो व्यवस्था है लगातार बनी रहे। और ये भी तय किया गया है कि इस बार की जिस प्रकार से पहले परिवहन की जो व्यवस्था होती थी कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कभी कभार होती थी, मगर इस बार ये भी तय किया गया है कि इस बार की जो यात्रा है उसमें परिवहन विभाग भी अपनी सहायता देगा, जो उत्तराखंड की अपनी बसेज हैं वो उसमें लगाई जाएगी। और तमाम वो कार्य जो पिछले हमारी सरकार 6 साल हो गए हैं, तमाम वो कार्य किए हैं और केंद्र सरकार ने भी लगातार हमारे साथ बढ़ चढ़ के काम किया। उसके खासकर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, चाहे ऑल वेदर रोड का बनना हो, जिस तरह की अच्छा किया है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम जो सवाल था मेरा आपसे कि किस आधार पर एक पैमाना सेट कर दिया गया, श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी गई, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर सत्यवीर देखा जाए तो ये चारधाम यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में कोरोना के संकट से भी निकलना ये भी एक चुनौती है मौजूदा सरकार के लिए। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब आपने आर्थिक पक्ष की बात सोनी जी की है, तो मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो घोड़ा खंडी वाले उन्होंने कम से कम 1 अरब से अधिक का कारोबार किया। ये आंकड़े आए हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये जो धरातल पे हुआ है उसको मैं बता रहा हूं। और 28 लाख से अधिक की जो इनकम हुई है वो हमारी सहायता समूह की महिलाओं को हुई है। ये तब हुआ है कि जब हमने इस प्रकार की फैसिलिटीज दी है, जिस प्रकार से वहां गुफाओं को डेवलप किया है,
उसमें जो ध्यान गुफाएं उसमें जाके लोग जाते हैं। 2013 में जब आपदा आती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसकी सरकार पे हमें इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाऊंगा, उसके बाद जिस प्रकार की एक लोगों के मन में जो भय था कि किस प्रकार से ये जो आस्था है क्या दोबारा से डेवलप हो पाएगी, कितने लोगों के जिस जब नरकंकाल मिलने लगे, उसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ये बीड़ा उठाते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए कि कुछ ही सालों में किस प्रकार से यात्रा अपने नए मोड़ पे आती है। मैं एक विषय पे जरूर आना चाहूंगा, मैं एक विषय पे जरूर आना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एक विषय कहा कि आस्था की बात करी, तो मैं केवल इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा, उन्हीं के बयानों को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि आस्था की किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी धर्म या तो यहाँ पर सत्यवीर जी जब संख्या आप लोगों ने सीमित कर दी तो आस्था तो बहुत सारे लोगों की है, लेकिन ये बहुत सारे लोग कैसे पहुंच पाएंगे जब सीमित है, कोई भी संख्या सीमित कर दी गई तो कैसे पहुंच पाएंगे अगर आस्था का इतना लिहाज है? उस पे भी आऊंगा मैं 5 सेकंड की बात, मैं 5 सेकंड की बात करूं, 5 सेकंड। जो उन्होंने आस्था की बात करी, क्या उस समय आस्था कहां चली गई थी करण मेहरा जी की, जब वो कह रहे थे जो रेखा आर्य जी मंत्री है अभी सरकार में, उनके लिए कहा कि वो कांवड़ में महिलाएं नहीं जा सकती, उनके साथ हर महीने में विशेष परिस्थितियां पैदा होती है, मतलब तब आस्था कहां चली गई थी, आस्था कहां चली गई थी? वो तमाम कांग्रेस के हमने लगातार देखी है, उनके कालखंड में किस प्रकार की उनकी आस्थाएं रही और कब कब उन्होंने अपनी आस्थाएं जग जाहिर करी है, वो सबने देखा है कि कब कब। और आपने कैपेसिटी की बात करी है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि प्रत्येक जो हमारा तीर्थ स्थान है उसकी कैपेसिटी का आकलन करके ये निर्धारित करे कि उनको किस प्रकार की वहां सुविधाएं दी जा सके, वो सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया। और मैंने फिर आपको कहा कि 2 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों के साथ बैठ के कई उसके बाद निर्णय लिए, उसके बाद ये आपके पटल पर आए, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं और आपके माध्यम से तमाम उन लोगों तक ये विषय जा रहे हैं। लेकिन अब व्यवसायियों को एक झटका लगा है, व्यवसायियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो व्यवसायियों को नुकसान होगा। सत्यवीर जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको सोनी जी, आपने जो बोला कि आर्थिक नुकसान या ये नुकसान वो नुकसान, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते और एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि यात्रा के समय में भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस प्रकार से यात्रा चल रही है, इसमें क्या आवश्यकताएं हैं, क्या और इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं और क्या क्या और बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीजों पर भी सरकार ने लगातार मॉनिटरिंग की। चलिए, अच्छा है क्योंकि 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ सजगता बरती जाएगी? इसके बाद राजेश चमोली जी आपके पास आएंगे, क्योंकि और साथ ही हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी, यूकेडी नेता भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होनी है और जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कोई तैयारी नहीं है चारधाम यात्रा को लेकर। इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं और एक बड़ा सवाल अब व्यवसायियों की तरफ से भी ज्ञापन सौंपा गया है कि ये जो संख्या सीमित कर दी गई है श्रद्धालुओं की, इससे उनके व्यवसाय में फर्क पड़ेगा, यानी कि आमदनी में फर्क पड़ेगा। राजेश चमोली जी आपके पास आएंगे। जैसा कि सत्यवीर जी को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक आकलन किया है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि उचित व्यवस्थाएं जो श्रद्धालु चारधाम की यात्रा में जाएंगे उनको मुहैया कराई जा सके। इस लिहाज से यह फैसला लिया गया है। ऐसा सोनी जी देखिए, उचित जो ये कह रहे हैं कि हमने मतलब सोच समझ के फैसला लिया है। फैसला मतलब किससे पूछ के लिया आपने? राज्य के तमाम जो हमारे व्यवसायी लोग हैं, होटलियर हैं जो वहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हैं, वो तमाम लोग चाहते हैं कि यात्रा पूर्व की भांति उसी टाइप से चले जैसे चली आ रही है। आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं कि भाई सीमित संख्या आपने कर दी है। आप लगा लीजिए कि हमारे जो पंडा पुरोहित हैं, जो पिछले कई लाखों वर्षों से भगवान की मतलब तपस्या में मतलब वहाँ पे कई जो पुरानी की पीढ़ियां जो सेवाएं दे रही हैं भगवान की, उसमें वो तमाम लोग चाहते हैं कि आस्था का जो हमारा वो है, जिस प्रकार यहाँ यात्री श्रद्धालु आस्था के रूप में उत्तराखंड में आते हैं, जिस रूप से आ रहे हैं आने दीजिए,
हाँ, सरकार व्यवस्था करे, सरकार उचित व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे, खाने की व्यवस्था करे, सरकार उनके परिवहन की व्यवस्था करे, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार ये चीजें करे। लेकिन आप कहें कि जी हमने पिछले साल 50 लाख की संख्या आई, इस साल हम उसको सीमित कर देंगे। कैसे आप सीमित कर देंगे बताइए? हमने बताया नहीं कि उत्तराखंड में तमाम सत्यवीर जी लोगों आपके ने पास आएंगे, अपने लेकिन उससे छोटे-छोटे पहले यूकेडी व्यवसाय- के पास जाएंगे। छोटे छोटे व्यवसाय जुड़े हैं, होम स्टे खोले हैं, होटल खोले हैं। हम बात कर रहे हैं कि पिछले 2 साल कोरोना के बाद हम बड़े मुश्किल से अब खड़े हुए हैं। मेरा मानना है सरकार बिल्कुल कहीं भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा सोनी जी आपके सामने एग्जांपल है, पिछले 3 माह से हमारे जोशीमठ में लगातार धरना चल रहा है, जहां विस्थापन की बात सरकार लगातार अधिकारी, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण वहां गए, लेकिन अभी तक जिन्होंने कहा था कि 90 फैब्रिकेटेड हाउस बनाएंगे वहां पे, उसको नहीं बना पाई है सरकार। 3 महीने के अंदर वहां पे कोई व्यवस्था, जो जोशीमठ हमारी आस्था के केंद्र है, जहां साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह रूप में वहां पर विराजमान रहते हैं, 6 महीने वहां रहते हैं, उस जगह की चिंता सरकार को नहीं है। तो मेरी समझ नहीं आ रही कि सरकार आगे यात्रा किस प्रकार से सुचारू करेगी। लगातार धरना प्रदर्शन वहां चल रहा है। आपके सामने मैंने बताया कि तीर्थ मतलब जो हमारे व्यवसायी हैं वो कह रहे हैं हम पूरे उत्तराखंड में 25 अप्रैल को चक्का जाम करेंगे, पूरे उत्तराखंड में मतलब सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकार ये जो संख्या सीमित क्यों कर रही है? तो जब तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं तो सरकार ने किससे पूछ के ये डिसीजन लिया? सोचने वाला विषय है। सरकार किसको पूछ के अपनी मनमानी करती है? पिछली बार आपने देवस्थानम बोर्ड थोप दिया उत्तराखंड वासियों पे, मतलब जो वहां पे पंडा पुरोहित और जो हमारे तीर्थ वो हैं उनपे थोप दिया। उसके बाद क्या निर्णय हुआ? आपने तो उस टाइम भी वाहवाही की थी कि हमने देवस्थान बोर्ड बहुत अच्छा बनाया है, हमारी सरकार इससे फायदा ये होगा। लेकिन हुआ क्या? लास्ट में नए मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने उनके लोगों की बातें सुन के फिर वापस वो डिसीजन वापस लिया। तो आपका तो डिसीजन खुद ही आपस में कंट्रोवर्शियल है। मेरा मानना है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चलिए, शांति प्रसाद भट्ट जी भी वरिष्ठ यूकेडी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी आपके पास आएंगे। देखा जाए तो ये जो फैसला सरकार ने चारधाम यात्रा को देखकर, उनकी उस व्यवस्थाओं को देखकर लिया है कि व्यवस्थाओं का आकलन को चुस्त दुरुस्त करने के लिहाज से कि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे उनको उचित व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा सके, क्या ये फैसला इस लिहाज से लिया गया है? क्या लगता है आपको? देखिए सोनी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि यात्रा हर वर्ष चलती है और यात्राओं में क्या दिक्कत है, सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। पंडा पुरोहित जो आज विरोध कर रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल जायज है कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं को यदि नियंत्रित सरकार करेगी तो आप ये बताइए जो होटल व्यवसायी है वो कहाँ जाएंगे? और जो पंडे पुरोहित हैं जो केवल इसी पर आश्रित हैं, उनकी आर्थिकी को जो चोट पहुंचेगी उसका सरकार के पास क्या समाधान है? हमारा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म की बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, अगर वो सरकार ही यात्राओं को सुचारू नहीं कर पा रही है, यात्रा शुरू होने से पहले ही जनमानस में विद्रोह खड़ा हो रहा है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि तराजू वाली पार्टी केवल और केवल नोट कमाने की मानसिकता से यात्रा को देख रही है और वो नहीं चाहती कि उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय मूल का व्यक्ति समृद्ध हो। इसीलिए होटल व्यवसाय से लेकर तमाम पंडे पुरोहित आज ये विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में गाल बजाती है, उसके नेता आकर बताएं, मंत्री पर्यटन बताएं कि ये जाम क्यों लग रहे हैं देहरादून में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, नीलकंठ में, रुद्रप्रयाग में, और चाक चौबंद अगर व्यवस्था है तो आखिर यात्रा की शुरुआत में ये विद्रोह जन के बीच में क्यों हो रहा है? अगर इसके मूल जड़ पर आप जाएंगे तो ये तराजू वाली पार्टी जो केवल जनता के बीच में भ्रम फैलाने वाली है और वो यात्रा को सुचारू चलाने में असफल हो रही है। इसलिए बयान बदल रहे हैं। डीएम के बयान कुछ हैं, मंत्री के बयान कुछ हैं, सरकार के बयान कुछ है और जनता का विद्रोह साफ दिख रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चारधाम यात्रा को सुचारू चला नहीं पा रही है। जाम की व्यवस्था से पूरा उत्तराखंड परेशान है, जनता त्रस्त है, केवल इनके नेता और मंत्री मस्त हैं। ये संदेश इस चारधाम यात्रा में सत्यवीर जी, निकल जनता की हितैषी सरकार सत्ता में जो काबिज है, सबका साथ सबका विकास का जिक्र बार बार होता है, तो आखिर जनता फिर त्रस्त क्यों नजर आ रही है? चारधाम यात्रा को लेकर इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोनी, त्रस्त नहीं है, केवल वो त्रस्त है जिनके मसूबे जनता ने कुचल दिए हैं, जिन्होंने सोचा था कि सत्ता में आएंगे, सत्ता की मलाई खाएंगे, सेवा का उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि
की सेवा कैसे होती है, राज सत्ता का भोग कैसे किया जाता है, वो राज सत्ता का भोग चला गया है। तो अब इस तरह की इनकी पीड़ा सामने आ रही है। अरे सत्यवीर भाई, सत्यवीर भाई, बात क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? दूसरा ये बात व्यवसायी व्यापारी प्रसंग की धमकी दे रहे हैं। अरे रुक जाइए लोग धमकी दे रहे हैं कि हम 25 तारीख को चक्का जाम करेंगे। आप सबको क्यों मतलब ऐसे जोड़ते हैं? चलिए बात पूरी हो जाने दीजिए। राजेश जी, समय पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। राजेश जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण, समाधान जरूर होगा सरकार के पास, ऐसा नहीं है। सत्यवीर जी बताएंगे भी अभी इस बात को। सत्यवीर जी, राजेश जी बात को पूरा कर लेने दीजिए, इसके बाद आपके पास आएंगे। समय दे दीजिए सोनी जी, थोड़ा कम रहेगा था समय इनका। नहीं सत्यवीर भाई, तो मुझको बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं ना राजेश जी, ऐसे बहस से बात समझ में नहीं आती। राजेश जी, सत्यवीर जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। उसके बाद 166 कंकाल वहां पे मिलते हैं। कुछ भी आपने देखा किस प्रकार से नंबरों से किस प्रकार दिखाए गए, ट्रक के जो नंबर थे वो स्कूटरों के नंबर ट्रक में दिखाए गए। और जो आस्था की बात करते हैं राजेश जी, गोली चलाने का काम किया। राजेश जी, इंदिरा गांधी की थोड़ा सा शांति रखिए, सुन लीजिए, इसके बाद बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद हम आपके पास आएंगे। राजेश चमोली, उसका ऐसा श्राप मिलेगा कि दूरबीन से देखने पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं दिखेगी। ये किस आस्था की बात करते हैं, ये किस आस्था की बात करते हैं? राजेश जी बात को पूरा करने दीजिए, आपके पास आएंगे तब आप बोलिएगा। सत्यवीर जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए, ये बहस करने का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी थे, वो राहुल गांधी थे। लड़के हैं वो मंदिरों में लड़के चले जाते हैं। चलिए राजेश चमोली जी, अगर आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं चार धाम यात्रा को लेकर, श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने को लेकर, अब व्यवसायियों ने ज्ञापन सौंपा है, तो इसको लेकर आप कितनी प्रमुखता से व्यवसायियों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? इनकी आस्था देखकर आज मुझे बड़ा हर्ष होता है सोनी जी। जो राम काल्पनिक कहते थे, एफिडेविट नामा कोई छोटा मोटा नेता नहीं कांग्रेस का। राजेश जी से मेरा सवाल है, सत्यवीर जी आपसे नहीं, राजेश जी से मेरा सवाल है। के जो निशान संसद भवन के अंदर साधु संतों में चले थे ना, वो भी सारे के सारे। चलिए मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, आप लोग सुनते नहीं हैं। मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, अगर सत्यवीर जी, राजेश चमोली जी अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। राजेश बिष्ट जी आपके पास आएंगे। सरकार की मंशा पर सवाल बार बार उठ रहे हैं चार धाम यात्रा को लेकर, क्या नियत साफ नहीं है सरकार की? इसी प्रकार से चर्चा करानी है तो कोई इस चर्चा का क्या महत्व रह जाता है? इतनी विशेष चर्चा है आपकी चार धाम के ऊपर, और बीच में जिस प्रकार से इनके, मैंने जैसे ही थोड़ा इनकी नस दबानी शुरू करी और बीच में हल्का करना शुरू कर दिया। सत्यवीर जी और राजेश चमोली जी, सत्यवीर जी जब आपके पास आएंगे तभी आप लोग बोलेंगे। सवाल मेरा राजेश बिष्ट जी से था। राजेश जी और सत्यवीर जी, आप लोगों से सवाल होगा तभी आप लोग बोलेंगे, ऐसे बहस का कोई मतलब समझ में नहीं आता। कोरोना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी सरकार की, आप बखूबी आप बताइए। राजेश बिष्ट जी आपसे मेरा सवाल है, क्या सरकार की मंशा साफ नहीं? क्योंकि अब कोरोना संकट भी एक बड़ी चुनौती है। सत्यवीर जी, राजेश जी चुप हो गए। सत्यवीर जी, राजेश बिष्ट जी आपसे सवाल है हमारा। जी मिल पा रही है, ना आवाज जी। राजेश बिष्ट जी आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। हमारे साथ उमेश सती जी बैठे हुए हैं। उमेश सती जी, अगर देखा जाए सरकार ये दावा बार बार कर रही है, आप भी सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से ये दावा बार बार है कि हम चार धाम जो यात्रा को लेकर हम बहुत सजग हैं, सतर्क हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको ये तैयारी नजर आ रही है चार धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है?
फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाला जो मामला है वो सामने दिखाई दे रहा है, और जो यात्रा को लेकर के जो इनकी सीरियसनेस है वो सामने नजर आ रही है। आपको बता दो, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो 6 महीने की यात्रा है, मात्र ये जो यात्रा है 45 दिन की सीमित यात्रा होती है, जिसमें यात्रा बहुत चरम पर चलती है, उसके बाद धीरे 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 45 दिन के बाद ये सिमट जाती है। इतनी छोटी अवधि की ये यात्रा है, इस यात्रा को भी अगर आपका संचालन, आपकी सरकार इसका संचालन अगर सही से नहीं कर पा रही है, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। आपके पास पूरी 6 महीने का वक्त है इस पूरी व्यवस्था को संभालने का, समझने का, व्यवस्थाओं को बनाने का, लेकिन उस समय में भी आप इस पूरी व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं, तो ये के लिए बड़ी अचरज वाली बात है। दूसरा मेरा आपको कहना है कि आप जैसे ये कह रहे हैं कि अभी सीमित संख्या और रजिस्ट्रेशन, हमारी भारत के अधिसंख्य जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, वो कैसे आपको वहां से रजिस्ट्रेशन, बहुत से लोगों को तो अभी ये ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है गांव में, जबकि असली श्रद्धालु तो वो लोग हैं, वो कैसे अपने आप को वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। यानी कि आपने बहुत उनके लिए ऑफलाइन सुविधा होगी, काल से बिल्कुल अलग कर दिया। तीसरा मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमारी जो आर्थिक निर्भरता है पूरे उत्तराखंड की, न सिर्फ हमारे लोगों की, पूरी आर्थिक ही इस पे निर्भर है, पूरे 4 धाम यात्रा पे। आप इस आर्थिकों को पूरी तरह से प्रभावित कर दे रहे। तो ये जो व्यावहारिक निर्णय है, हमारे कहना है, जो संख्याओं को लेकर के जो निर्धारण किया जा रहा है सरकार द्वारा बार बार, आज से पहले भी यात्राएं होती रही है, कभी कोई संख्याओं का आज तक कभी कोई निर्धारण नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा सुनने में आया, पहले आपने रजिस्ट्रेशन का ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया, फिर संख्याओं को लेकर के आपने निर्धारण कर दिया। ऐसे में होगा क्या कि पूरी यात्रा और पूरा टूरिज्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा टूट जाएगा। होगा क्या, यहाँ के जो यात्री वो अन्य राज्यों में जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। पूरी हो जाने दीजिए सत्यवीर जी। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोनी जी, सत्यवीर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कवायद है सरकार की या कमजोर करने की, और क्या तैयारियां वाकई चाक चौबंद है, जो बार बार बात ये निकलकर सामने आती है? सत्यवीर जी, ये समझते हैं कि गांव में रहने वाला व्यक्ति सारा आज की डेट में उसी प्रकार का है। आज का सुन लीजिए, अब जो सबसे जो कमजोर महिलाएं थी उनके ही सबसे ज्यादा आज बैंक के अंदर अकाउंट है। 26 करोड़ से अधिक बैंक के अकाउंट हमारी सरकार ने खोले, वैसे ही नहीं खोले हैं। और उनके पास और किसका और सुन लीजिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं इस प्रकार के डिबेट नहीं कर सकता। और मुख्यतः 3 जिले इसमें पड़ते हैं, और रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, 3 जिलों में जो उत्तराखंड में तमाम हम रोज डिबेट करते हैं पलायन का विषय। एक जिला बता दीजिए, हमारी सरकार की दूरदर्शिता के कारण एक जो ऑल वेदर रोड जब बन रही थी, कहते कि इसका पैसा कहां से आएगा, किस प्रकार से रोड बनेगी। सत्यवीर जी, सवाल ये नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया। सत्यवीर जी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपने रखा है, बहुत से ग्रामीण लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं पता, डिजिटल इंडिया से वो नहीं जुड़ सकते, जो टेक्निकल चीजें हैं नहीं समझते, उनके लिए क्या ऑफलाइन व्यवस्था है की गई है इस 4 धाम यात्रा में? सत्यवीर जी, से कहा कि अभी यात्रा के दौरान जो हमको देखने को मिलेगा, फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और जो ये अभी कह रहे हैं व्यवस्थाएं पहले से होती हैं सत्यवीर जी, तभी हमने कुशलता से यात्रा संपन्न कराई, और सरकार की जिम्मेवारी है पुरानी यात्राओं से देख के क्या है। और सुनो अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए। जो दूसरा एक विषय और आया था ना सोनी जी, मुद्दे पे रहकर जवाब दीजिएगा। जो सवाल उठाया गया है सत्यवीर जी, बस उसी पे जवाब दीजिएगा। पूर्व में क्या हुआ, क्या योजनाएं रही, क्या सरकार पूर्व की सरकारों ने क्या किया, उस पर हमें बात नहीं करनी है। उमेश सती जी का जो सवाल था, बस उस पर जवाब दीजिए। आमंत्रित नहीं करते, तमाम बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है। एक डिबेट में था, मैंने उन्हीं को वहीं पे पकड़ा, उसी डिबेट में उन्होंने बोला कि हमारे साथ हम सुबह मुख्यमंत्री से मिलने कहते शाम फिर 2 बार बोलते कि हमारी बैठक नहीं हुई है। चलिए उमेश सती जी, सुन लीजिए इनका जवाब, सुन लीजिए। नहीं पता उसके बाद, और पहली बार किसी सरकार ने यात्रा खत्म होते ही अपनी एक कमेटी गठित की, भारत में भेजा, वहां से फीडबैक लेके यात्रा से 2 महीने पहले हमने मुख्यमंत्री ने खुद बैठ के किया, तमाम वो फैसले लिया जो कि इस बार यात्रा में दिखेंगे। और हमारी सरकार ने यही छोड़ दीजिए, केंद्र की सरकार ने भी हमसे लगातार हमसे मॉनिटरिंग पे है। और नितिन गडकरी का 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से बयान है, शायद इनको पता भी कोरोना को लेकर कितना तैयार है सत्यवीर जी, कोरोना को लेकर कितना तैयार है? 18,000 संख्या है, सीमित कर दी गई। 40,000 से बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 18,000 कर दी गई। इसको लेकर, कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या उनका किस तरीके से पालन कराया जाएगा, क्या तैयारियां हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम सचिवों के साथ बैठक करने के बाद तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके, और मुख्यमंत्री ने फिर स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक करके वो पहलुओं पे चर्चा करी है। आने वाले समय में आपको
जो गाइडलाइंस होगी वो सब भी आपके सामने आएगी। और कोविड से निपटने के लिए जिस प्रकार से हमने तमाम वो अपने वैज्ञानिकों से लेके तमाम वो काम किए, वो सबने पूरे देश ने देखा है। आज सब हमें पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। उस समय भी हमारे पास कितने कैसे कैसे आरोप लगाए, उसके बाद भी हम डिगे नहीं। हम उसके बाद भी पूरे भारत को जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट करने का काम किया, उस समय जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये वैक्सीन ऐसी है वैसी है, अगर मैं दोबारा से बोल दूं तो वो भी इनके पेट में फिर वो बीमारियां पैदा हो जाएगी। हमने उस समय भी वो काम प्रोवाइड किए की जो जा रही है इतने एक भारतीय नागरिक श्रद्धालुओं होने के में, वो नाते सफिशिएंट सरकार होगी? सत्ता में- सत्यवीर जी, आपको क्या लगता है वो सफिशिएंट होगी वैक्सीन? मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया जितनी सोनी। वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर जो निर्धारित किया गया कि 1000 वैक्सीन होंगी, जो श्रद्धालुओं को वो सफिशिएंट होंगी, पहुंच सकेंगी, सभी को वो वैक्सीनेशन हो पाएगा? मैं सोनी जी आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, प्रत्येक यात्रा मार्ग पर वैक्सीनेशन, आप जो आपने प्रश्न उठाया, सबके लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत को छोड़ दीजिए सोनी जी, हमने जो हमारे मित्र देश है उन तक हमने वैक्सीन देने का काम किया। भारत के नागरिकों की सुरक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य और पहला कर्तव्य है। उनकी सुरक्षा के लिए हमने पहले भी काम किया और अब भी लगातार काम करते रहेंगे। अब तो हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आस्था से भी खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं सत्यवीर जी जो चारधाम यात्रा को लेकर पहले से तैयार रहते हैं और वो उनकी तैयारी अब संकट में फंसती नजर आ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया। इस पर रार है ये। सोनी जी, एक दिन की यात्रा तो होती नहीं है। मैं भी जिस प्रकार से पिछले साल मेरा यात्रा में जाने का प्लान था, मगर मेरा शुरू से करते करते लास्ट में मेरा प्लान बना, तो ये तो है नहीं कि एक दिन की यात्रा आते हैं राजेश जी। अपने समय के अनुसार सब लोग आएंगे अपने, और प्रत्येक व्यक्ति को हम कराएंगे और ढंग से। अब सुन लीजिए, एक और बात बताता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से दर्शन और उसकी सुविधाओं का सरकार ने ध्यान रखा है कि वो जाए, उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति को जब यहाँ से ले जाए तो वो अपने यहाँ पर उसको प्रचार प्रसार कर सके। अच्छी बात है सत्यवीर जी, मुझे उम्मीद है सत्यवीर जी कि हम एक बार फिर से बैठ के इसी चारधाम यात्रा को लेकर डिबेट करें और इसमें जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं जिनका दावा करती हुई सरकार नजर आ रही है वो चुस्त दुरुस्त नजर आए, ताकि हम इस पर बेहतरी को लेकर हम डिबेट करने बैठे। आपके पास आएंगे राजेश बिष्ट जी, अगर आपको आवाज ठीक से मिल पा रही हो। सरकार की मंशा को लेकर मेरा सवाल था आपसे। सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, आज एक ट्रैवल में होने की वजह से मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच बीच में। एक तारीफ तो करनी पड़ेगी बीजेपी के ये माननीय प्रवक्ता की, जो बैठ के एक गुण इनके अंदर बड़ा अच्छा है जो मैं पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के, विदेशों में बैठ के इतने बड़े बड़े दावे कर देंगे, लेकिन जब जमीन पे उतरने की बात आती है तो दावे खोखले होते हैं। वो तुम्हारी तारीफ बीजेपी के हर कार्यकर्ता, हर नेता के अंदर है और बड़ी बखूबी ये उस भूमिका को अच्छे से निभाते हैं जिसमें करना कुछ नहीं है, दावे इतने ठोक दो कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि यार भगवान अगर। राजेश बिष्ट जी, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही हाल है, अपनी पार्टी का पक्ष वो बखूबी रखते हैं। अच्छी बात है, ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। व्यवस्था बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा के करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, वहां पे होटल व्यापारी कह रहे हैं 40,000 की व्यवस्था हम दे सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं 18,000 की व्यवस्था आपने करनी है, उससे ज्यादा हम आने नहीं देंगे। और यहाँ सत्यवीर जी कह रहे हैं हम भारत के हर एक नागरिक को वहां पे दर्शन कराएंगे। तो ये चमत्कार और ये क्वालिटी तो सिर्फ बीजेपी के पास है, अन्य पार्टी के किसी सरकार के पास नहीं है। पहली क्वालिटी इनके अंदर मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात, इनकी पार्टी के प्रत्येक नेता खांसी जुकाम बुखार में भी दौड़ दौड़ के दिल्ली के एम्स में या गुड़गांव के मेदांता में इलाज कराने जाते हैं। बात करते हैं हमारे चारधाम का, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने की। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश के अंदर जो भी लोग आज स्वास्थ्य सुविधाओं से पीड़ित है, कोई उनको परेशानी होती है तो भगवान भरोसे है, और ईश्वर की इस धरती के अंदर इतनी कृपा है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे लोग किसी भी हालात में होते हैं अपने स्वतः अपने व्यवस्थाओं से कराने पे रहते हैं, क्योंकि सरकार पे उन्हें कतई भरोसा नहीं है। कि जब पहली वेव थी उस समय पे बीजेपी के सारे मंत्री, सारे नेता, सारे जितने भी विधायक थे, वो 4 अपने एसी के कमरों में, 4x4 के एसी के कमरों में बैठे बड़े बड़ी शगुफ्ते छोड़ रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, अब ये तीसरा मौका आ रहा है। इस इंस्टेंस पे जब कुछ करने की बात आ रही है तो इनके पास जो एक विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्ध हमारे चारधाम यात्रा कराने के लिए भी इनके पास संसाधनों की बड़ी कमी है। तो मेरा ये मानना है कि जो बेरोजगार युवा जो कहीं ना कहीं से ऋण लेकर इस चारधाम यात्रा का वर्षों से इंतजार करते हैं, एक वर्ष वो इंतजार करते हैं, कर्जा उठाते हैं, तब जाके वो इस यात्रा पे अपने लिए कुछ परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ कमाई का साधन ढूंढने का प्रयास करते हैं। उस पे भी इन्होंने अब ऐसी
आदेश लगा दिया कि 25 तारीख को जैसा बताया जा रहा है कि पूरे उत्तराखंड पे चक्का जाम की उन लोगों ने व्यवस्था बनाई है। तो ये इस समय जो हमारे प्रदेश धाकड़ धामी जी हैं, धाकड़ धामी के साथ साथ एक ज्ञापन मुख्यमंत्री भी बन गए अब। ये क्या हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में देखो वो ज्ञापन दे रहे हैं, सड़क के मामले पे देखो तो ज्ञापन हो रहा है, मंदिर में पूजा करनी है तो ज्ञापन हो रहा है, यात्रा हो रही है तो ज्ञापन हो रहा है। तो सतवीर जी, क्या इस ज्ञापन से, इस आंदोलन से सरकार अपने फैसले पर बदलाव करेगी? हालात इस समय प्रदेश के बड़े खराब है। जो भी लोग यहाँ पे आए चार धाम पे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था अपने आप करके आए, नहीं तो ये दर्शन नहीं करने देंगे आपको। ये मेरा लोगों से कहना है। जो ज्ञापन सौंपा गया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, व्यवसायियों ने सौंपा है, तो क्या लगता है सरकार अपने फैसले पर बदलाव कर सकती है? तो मैं आम आदमी पार्टी के तमाम सवालों का जवाब दे दूं। इनके जो मंत्री जो एक वैगनार से प्राइवेट जेट में कैसे बैठा जाता है, मुख्यमंत्री को किसी ने नहीं देखा। और दूसरा, ये जो अभी बातें कर रहे थे चिकित्सा की, उत्तराखंड में जो चिकित्सा पहले एम्स 3 मेडिकल कॉलेज वो देने का हमने काम किया, और उसके बाद अरे सुन लीजिए भाई, अरे 50 सतवीर जी, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शिक्षा मंत्री राजेश जी आपकी बात पूरी हो गई। क्या कहते थे, उस पैसे को भारत के कमाए हुए पैसे को जो दिल्ली के अडानी भैया के यहाँ नहीं बेच रहे उससे राजेश जी आपकी बात उत्तराखंड का कभी उन्होंने अपमान किया। दिल्ली के दंगों में दिलावर सिंह नेगी का किस प्रकार से शोषण हुआ। फर्जी सतवीर जी, आप मुद्दे से भटक जाते हैं। सतवीर जी, मुद्दे पर रहकर बात करिए, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। वो समझ गए कि ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी बना 2024 में नजर आएगा। पांचों सांसदों को इस टाइम उत्तराखंड के लोग ढूंढ रहे हैं। चलिए राजेश चमोली जी के पास जाते हैं। राजेश बिष्ट जी, आपकी बात खत्म हो गई। सत्यवीर जी, आप मुद्दे से भटक जाते हैं, फाइनल कमेंट लेंगे आपका चार धाम यात्रा को लेकर। राजेश चमोली जी आपके पास आएंगे। आप दोनों लोगों को मेरी आवाज मिल पा रही है? सत्यवीर जी, किसानों के पैसों को आप लुटा लुटा के अपने देश में लगा के विदेशों में। राजेश बिष्ट जी, पता है मुझे मुद्दे बहुत हैं विपक्ष के पास, और उन मुद्दों पर हम अक्सर डिबेट भी करते हैं। राजेश बिष्ट जी, अगर बात आपकी खत्म हो गई, सत्यवीर जी आप मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं? सवाल मेरा ये नहीं था आपसे, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सत्यवीर जी और राजेश बिष्ट जी, राजेश चमोली जी के पास जाएंगे, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। राजेश चमोली जी आपका, इससे पहले ये जरूरत नहीं पड़ी कि चारधाम की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया जाए, लेकिन अब ये जरूरत क्यों आन पड़ी? और कोरोना को लेकर कितनी तैयार है सरकार? हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ तैयारी नहीं है। और सुन लीजिए सेना का किस प्रकार से इन्होंने अपमान किया, सुन लीजिए। तो आईएसआई को बुला, चलिए टाइम आप। राजेश बिष्ट जी और सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट आपका लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग शांत हो जाइए। राजेश चमोली जी से हमारा सवाल है। राजेश चमोली जी से हमारा सवाल है, अगर आप दोनों लोग सुन पा रहे हैं, म्यूट कराना पड़ेगा, स्वतंत्र भारत के अंदर म्यूट कराना पड़ेगा। राजेश चमोली जी, जी राजेश चमोली जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मेरा सवाल है, बस शांत हो जाइए। सत्यवीर जी थोड़ा सा आराम दीजिए अपने आप को। राजेश बिष्ट जी आप भी अनम्यूट करिएगा। राजेश चमोली जी, कि मैं सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा है उत्तराखंड की जो लाइफलाइन है, निश्चित रूप से सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना है सरकार, देखिए राज्य हित में सबसे बड़ा मकसद तो यह है ना, राज्य का हित हो, राज्यवासियों का हित हो, राज्य में चारधाम यात्रा हो, राज्य में जो हमारा पर्यटन बढ़े, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। अगर सरकार थोड़ा भी गंभीर है तो सरकार को, जो उत्तराखंड के जो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पिछले वर्ष में 40,000 की कैपेसिटी थी और वो हम आज भी उपलब्ध करा सकते हैं, तो सरकार उन लोगों की समस्याओं को सुने, क्योंकि राज्य के लोग हैं, तमाम लोग इस पर आधारित हैं, पंडा पुरोहित है, व्यापारी है, उत्तराखंड के युवा है, और कोरोना के बाद बहुत मुश्किल से हमारा राज्य फिर खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है सरकार इन पर गंभीरता जरूर दिखाए, उन लोगों की बातों को सुने, तानाशाही रवैया ना हो।
कि हमने जो कह दिया बस सतवीर भाई हर बार चैनल पे कहते हैं हमने, हमारी सरकार ने ये कर दिया। अरे भैया, मैं उत्तराखंड के, मैं कम से कम पूरे उत्तराखंड में हम आए दिन हम सिर्फ टीवी चैनल पर डिबेट नहीं करते सोनी जी, हम धरातल पे भी काम करते। मैंने आपको पहले भी कहा था, ऋषिकेश से लेके आप रुद्रप्रयाग एक बार इनको पैदल मतलब गाड़ी से भिजवा दीजिए सत्यवीर को, इनको स्वयं पता लग जाएगा। 42 जगह पैच गिरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैच गिरे हुए हैं सड़क पे। बिल्कुल, उनको पहले से चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि ये सवाल ही ना उठे। और जो पंडा पुरोहित हैं उनकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये फैसला लिया जाना चाहिए था। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कीमती समय के न्यूज़ में देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल जस का तस कि चारधाम यात्रा को लेकर कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है उत्तराखंड सरकार, और तैयारियों को लेकर भी सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है कि तैयारी पूरी नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि चारधाम यात्रा बहुत ही सुदृढ़ होने वाली है। लेकिन ये देखना होगा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी तो कितनी सही और सतर्क तरीके से ये यात्रा संपन्न होगी, इस बात पर सभी की निगाहें हैं। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।